हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के पाल आपको अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वैसे कैंडिडेट जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने एक इस चैनल पर सीरीज चलाया था जो जनरल साइंस का एक सीरीज था जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। आज मैं उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन का एक सेट होगा और 1 से 2 सेट और इसका आएगा। इसके बाद से आपके चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस सेट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो इसमें प्रीवियस ईयर में चला रहा हूँ 30 क्वेश्चन का। ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाके विजिट करके उस वीडियो को देख लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो वीडियो होगा ना, ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जनरल साइंस जो आती है उसके लिए हेल्पफुल काफ़ी रहेगा। बाकी आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 कहीं पे भी आप पढ़ा है तो उसके लिए जनरल साइंस जीएस जो पूछता है लगभग 8 और 1 to 5 में लगभग 23 के करीब में जीएस पूछता है, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मूत्र में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। जेनोथेफिलिक देखो ऑप्शन है जेनोथोफिल, बिल्वर्डिन, बिलरुबिन। तो आपको पता है बिलरुबिन जो होता है वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में बिलरुबिन पाया जाता है आरबीसी में। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो यूरिक्रोम के वजह से मूत्र का रंग हमारा जो होता है ना वो पीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ही केवल दिक्कत है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लसिका यानी लिम्फ में। तो लिम्फ में तो होता नहीं है, आप जानते हैं। इसके बाद से आरबीसी में नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में भी नहीं होता है ये यूरिया का निर्माण। और ये होता है किसमें, ये होता है आपका यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका सही है, यहाँ से क्वेश्चन आपका सही आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको सही दिख रहे होंगे, सही देखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में ही आप देख रहे होंगे कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। ब्रिक आप देखे होंगे, ब्रिक किडनी जो होता है, दोनों साइड किडनी होता है कुछ इस तरीके से, फिर इधर कुछ इस तरीके से किडनी होता है, ये आपके ये रहते हैं। ठीक है, और ऊपर ऐसे आपका रचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो दोनों साइड इसका क्रियात्मक फंक्शनल इकाई होता है, तंत्रिका तो होगा नहीं। ये माइंड में चला गया, हेनले लूप होगा नहीं। हेनले लूप इसी में नीचे एक रचना रहता है जिसको हम लोग हेनले लूप कहते हैं। और इसकी संरचनात्मक इकाई जो होती है, क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। किसके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अर्जेंटेफिन, ऑक्सीटोकिन, गैबलेट, अर्जेंटफिन, पेप्टिक एसिड। तो आप जानते होंगे कि ऑक्जीनेट की वजह से गैस्ट्रिक हार्मोन स्रावित होता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि धमनी और सीरा। आप देखिएगा पीएच मान पूछा हुआ है, धमनी एवं सीरा में रुधिर का पीएच क्या होता है। तो देखिए 3 तरह के हमारे बॉडी से जो होते हैं भें निकलते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के आपको निकलते हैं। एक थोड़ा सा मोटा होता है काफ़ी, और एक थोड़ा सा उससे पतला होता है, और एक पूरा पतला होता है। तो पतला वाला जो होता है उसको हम लोग भेन बोलते हैं। और इसमें सबसे जो ये बीच वाला जो पाया है उसको धमनी, और बीच ये सबसे आगे जो पाया जाता है थोड़ा सा मोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी।
ठीक है। तो वही पूछा हुआ है कि धमनी सीधा में रुधिर का पीएच किसका अधिक होगा, तो वो धमनी का ही अधिक होता है। ठीक है, रुधिर का पीएच जो होता है। तो राइट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। 6 नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह मध्यचर्मी गुहा जिसमें रुधिर उपस्थित होता है। देखिए पूछ रहा है कि कहाँ पे रुधिर उपस्थित होता है, सीडियो कैविटी में, स्पॉन्जी कैविटी में, हेमो कैविटी में और इंट्रो कैविटी में। तो हीमो गुहा में ये पाया जाता है, हीमो कैविटी में ये पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर वहाँ पे उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि मनुष्य में हृदय किसके द्वारा आरंभ होती है। मनुष्य में हृदय दर किसके द्वारा आरंभ होती है, हार्ट रेट जो होता है वो किसके द्वारा आरंभ होती है। एसिन नोड के द्वारा, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा, भी नोड द्वारा, एसिस फाइबर। आप देखेंगे हार्ट ऐसा है, इधर वाले जो होता है ये 4 चैम्बर में बटा होता है, लाइफ आर्टरीज और लाइफ वर्टिकल। यहाँ पे राइट वर्टिकल प्लस राइट आर्टरीज ये पाया जाता है, चार टर्म में पाया जाता है। इसी में देखिए यहाँ से मेन वेन आता है और ये वेन केमा होता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड, हार्ट का वर्क क्या है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त को क्या करता है, वो अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है उसको, इसका वही काम है। ठीक है, तो यह ह्यूमन हार्ट है, आपको देख सकते हैं ये ह्यूमन हार्ट है। और ह्यूमन हार्ट में कैसे मेन वेन को, वेन केबा को दिखाया गया है, लेफ्ट ओरिएंटर को, लेफ्ट वर्टिकल को कैसे दिखाया है, राइट ओरिएंटर को, राइट डायरेक्शन को कैसे दिखाया जाता है, ये चीज़ इसमें दिखाया गया। तो पूछा है कि मनुष्य में हृदय दर किसके द्वारा आरंभ होती है, तो एक ही चीज़ होता है, इस सबके बीच में एक रचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको SA नोड कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा 1 पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य में निफ्रॉन की संख्या। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन जो आया था उससे रिलेट करके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो निफ्रॉन से ही था। और इसमें पूछते हैं कि प्रत्येक नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो लगभग 1 मिलियन के करीब में होती है, यानी 10 लाख के करीब में होती है। आप इसमें से देख लीजिएगा 10 लाख कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन निकलते समय श्वास नली का छिद्र बंद कर देता है। कौन ऐसा चीज़ है जिसको भोजन, ग्रसनी, लैरिक्स तो होगा नहीं, स्वर यंत्र में, ग्राटिस भी नहीं होगा, ग्रसनी भी नहीं होगा, एपिग्लोटिस हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा एपिग्लोटिस ही जाएगा, एपिग्लोटिस है। देखिए जिससे दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। संकरी ठीक के भीतर, नैरो के भीतर, भाल कपाट की वजह से क्या रहती है, खाली रहती है, पतला रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कंडराएं बनी होती है, टेंडन्स जो होते हैं ना वो किसकी बनी होती है, तो टेंडन्स मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है सबसे ज़्यादा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कंडराय कहाँ बनती है, कोलेजन की, इलास्टिन की, केराटिन की, इन सभी का है। तो वो मुख्यतः बनी होती है किसकी, कोलेजन की बनी होती है कंडराय जो होती है, इलास्टिन होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्नायु लिगामेंट बने होते हैं। अभी टेंडन आया था, अभी लिगामेंट आया है। तो कोलेजन से, इलास्टिन तंतु से, केराटिन से, इनमें से कोई नहीं, तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यही चीज़ है, मैं उसी को बताता, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन क्या है, एक बार PDF आप पढ़ के देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, अस्थि मज्जा बोन मैरो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो बोन मैरो जब भी पाई जाती है हमारे तंत्रिका कोशिका के बाहर जो रहता है ना वो सब हमारे साथ ही है। तो वो पूछ रहा है कि अस्थि मज्जा बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, लंबी पेशी में, लंबी तंत्रिका में, लंबी धमनी में, लंबी अस्थियों में। तो ये मुख्यतः लंबी अस्थियों में पाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 40 देखेंगे। अस्थिकोरक पाए जाते हैं रुधिर में, पेशियों में, अस्थियों में, उपस्थितियों में, तो ऑफकोर्स ये किस में पाए जाएंगे, तो ये अस्थियों में पाए जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। ट्राइक स्पीड वाल्व पाए जाते हैं, अभी तो पढ़ा के लाया मैंने क्वेश्चन, ये एविनोड नहीं, ऐसे नोड में पाया जाएगा, ऐसे नोड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। पीत रस में से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। कोई भी एंजाइम, पीत लवण, पीत रस में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। पीत लवण, पीत वारा, कोई भी एंजाइम, ए तथा सी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, कोई भी एंजाइम, ए तथा सी दोनों, ई तथा सी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पीट लवर है, पीट से ही क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। पीट लवर है कार्बोहाइड्रेट का, सोडियम ग्लाइकोड का, प्रोटीन का, विटामिन का, तो ये राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है कि बसीय अम्ल का अवशोषण होता है। बसीय अम्ल का अवशोषण होता है ग्रसनी में, ग्रास नली में, क्षुद्रांत में, तो क्षुद्रांत में होता है। राइट आंसर हमारा क्षुद्रांत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 30 क्वेश्चन टोटल है। आई होप आपको क्वेश्चन और इसका आंसर अच्छा लगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्तिष्क, मस्तिष्क तो ग्रंथि है नहीं, पित्ताशय भी ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है। अब दो ही आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए बच रहा है, एक तो अग्नाशय, दूसरा मस्तिष्क। तो राइट आंसर आपका कौन जाएगा, सबसे बड़ी जो होती है बी होती है। अब आप कमेंट सेक्शन बी, यकृत जो होता है वही होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि, लंबी बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है आपका पित्ताशय, पेनक्रियाज। वो राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। 2 नंबर पे पेनक्रियाज। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेनक्रियाज। तो दूसरा सेकंड ग्रंथि कौन होती है, दूसरा सेकंड ग्रंथि पेनक्रियाज पाई जाती है। सॉरी, कहाँ तक थे हम लोग 90 क्वेश्चन 90 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर पीत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, बस ये अम्ल देख लिए थे। बस ये अम्ल जो होता है आमाशय में होता नहीं है, ग्रस नली में होता नहीं, क्षुद्रांत छोटी आंत में ही पाया जाता है। बस ये अम्ल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये क्षुद्रांत में हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, मैं बता चुका था, जानते होंगे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होगी, वो पेनक्रियाज हो जाएगी। पित्ताशय अग्नाशय जिसको बोलते हैं, अग्नाशय जो अग्नाशयी रस को स्रावित करता है, तो सेकेंड वाला जो हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। 20 में कह रहा है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में सेलुलोज जो होता है ना, उसका डायरेक्ट पाचन होता ही नहीं है, कि तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि सेलुलोज जो पाया जाता है वो जंतु में ज़्यादा पाया जाता है और उसको हम लोग डायरेक्ट पचा भी नहीं सकते हैं। वो हमें उसको ग्लूकोज में चेंज करना पड़ता है, वो ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर वहाँ से चेंज होता है। तो उसको तोड़ने में मदद कौन करता है, तो दोस्तों उसको तोड़ने में मदद जो करता है ना, एक तरह के वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, पचने में मदद करते हैं। जो बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, जो छोटी आंत में पाए जाते हैं, ये सहजीवी जीवाणु होते हैं ई कोलाई, और काफ़ी ये मदद करते हैं भोजन को बचाने में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सहजीवी जीवाणु हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अभी तो वहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन था, अब यहाँ से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो करण निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो सबसे ऊंच आप यहाँ पे दिखाया गया, देख लीजिएगा। सबसे ऊंच जो होता है ना, बोरान का ही गलनांक होता है सबसे ऊंच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में आप देखिएगा, 22 में कह रहा है क्वेश्चन कि फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है क्योंकि अपूर्ण रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर होता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर होता है, और शादी होता है उपयुक्त में से होती है। तो सेडिमेंट्री में होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा शादी हो जाएगा, ठीक है, सेडिमेंट्री हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश कम आवेश रहित है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे अल्फा या इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पे प्लस पाए जाते हैं, जिसको प्रोटॉन कहते हैं या अल्फा कहते हैं। एक न्यूट्रॉन पे क्या होता है, पूछा है कि कम आवेश रहता है, तो न्यूट्रॉन पे तो रहता ही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रोटॉन पे और अल्फा पे और न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो पूछा है सर्वोत्तम सूचक क्या है। जैसे लाल शैवाल, आपको पता होगा कि शैवाल 3 तरह का होता है, लाल, हरा और ब्लू नीला LHB। इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं LBH या सकते हैं, लाल, ब्लू और हरा। इतने तरह के सवाल पाए जाते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि दवा में वगैरह में ये काम आया था, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन होगा जो SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है लाइकेन, ठीक है, राइट आंसर लाइकेन होगा। लाइकेन का फिगर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 कह रहा है कि CFC मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदार है? CFE जो होता है वो मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदार है? तो आपको पता ही होगा कि CFC बढ़ने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड से वो रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बना के वो क्या करता है, ओजोन के लेयर को क्षय करते जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा E हो जाएगा, ओजोन के लेयर को क्षय करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जब एक प्रकनली जिससे चूने का पानी हो में मुंह से फूंक मारी जाती है, मुंह हवा बहना, तब चूने का पानी दूध या मिल्की हो जाता है। ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपको पता है कि जल वाष्प के उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये संभव है। तो राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी मैं भी बता रहा हूँ कि 20 मिनट में लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। शॉर्टकट में ही 30 क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। मानव आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसमें पूछा है इसमें कौन सा, फार्मिक अम्ल तो चींटी में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा नहीं, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, तो और एक से अधिक होगा नहीं। यानी इन्होंने जो किया है आंसर नहीं बताया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा आमाशय है। आमाशय में आप देख लीजिएगा, आमाशय में गैस्ट्रिक फ्लूइड मिलता है जो HCl में, म्यूकस में और ट्रिप्सिन में वो चेंज होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं दिया आंसर, तो राइट आंसर E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। लगभग ये 27 क्वेश्चन था, लगभग 30 क्वेश्चन के करीब में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? प्रति सेकंड एक चक्कर के 1 मीटर प्रति सेकंड के उपयुक्त में से एक से अधिक 1 सेकंड के लिए। तो ये 1 सेकंड पे ही होता है, 1 सेकंड पे ही इसको मापा जाता है। 1 हर्ट्ज 1 सेकंड के ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि इनमें से कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? ये पूछ रहा है कि सुसाइडल बैग जो है वो कौन है? प्लास्टिक तो होगा नहीं, अंतःपदार्थ विजाल का होगा नहीं, एक से अधिक होगा नहीं, तो लाइसोसोम जो होता है जिसिम में रहेगा उसी सेल को ये मारना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे और 30 क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे और 30वां क्वेश्चन देखेंगे कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जब हम सांस लेते हैं तो किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो एडिनोसाइन 3
फॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, इसी की वजह से उत्पन्न होती है। तो ये बात करना है, तो यहाँ एटीपी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।